नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल का एक सामान्य परिचय लिया था, छोटा सा परिचय हमने देखा था। और इस वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को लेकर के, और हिंदी गद्य की उत्पत्ति के पूर्व का इतिहास ये देखेंगे हम आज इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी गद्य का जो उद्भव हुआ, हिंदी गद्य यानी वास्तव में हम कहें खड़ी बोली गद्य, क्योंकि इसी को हम इस रूप में जानते हैं, किंतु गद्य का स्वरूप जो है खड़ी बोली का प्रचलन होने से पहले से ही हमें देखने को मिलता है। तो मूलतः जो है भारतेंदु के पूर्व यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व जो गद्य लिखा जाता था उसको अगर हम 3 कोटियों में विभाजित करें तो इस रूप में आएगा: ब्रज भाषा का गद्य, दूसरा है राजस्थानी गद्य और तीसरा है खड़ी बोली गद्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रज भाषा के गद्य में। तो ब्रज भाषा का जो गद्य है इसमें किस तरह की रचनाएं हुई, इसमें कथा कही गई, इसमें वार्ताएं लिखी गई, जीवनियाँ लिखी गई महापुरुषों की, इसके अलावा आत्मचरित्र भी लिखा लोगों ने, तथा टीका एवं अनुवाद जो है इन सब की भी रचनाएं हुई। तो इस तरह की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं ब्रज भाषा गद्य में, और इसके पुराने नमूने कहाँ मिलते हैं हमें? इन ग्रंथों में। सबसे पहले गोरखनाथ, जो गोरखनाथ थे, माने कहा जाए कि बुद्ध के बाद जो है सबसे बड़ा जो है धार्मिक आंदोलन जो जागृत किया था वो गोरखनाथ ने किया था। तो गोरखनाथ की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है आधुनिक जो गद्य है, आधुनिक नहीं गद्य का स्वरूप हमें देखने को मिलता है गोरखनाथ की वाणियों में, गोरखनाथ की रचनाओं में। इसके अलावा आचार्य विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ कौन? जो है आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र। तो उनकी एक रचना है श्रृंगार रस मंडन। तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है क्या? गद्य का स्वरूप। ये रचना जो है गद्य में लिखी गई है, किंतु ब्रज भाषा का गद्य है ये। इसके अलावा नाभादास ने जो है जो भक्त कवि हुए हैं, भक्तों की जो है जीवनियाँ लिखी हैं, अष्टयाम। तो ये अष्टयाम में भी हमें देखने को मिलता है क्या? गद्य, ब्रज भाषा का गद्य। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता हो गई, 252 वैष्णवों की वार्ता, तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है। और आधुनिक काल में आकर लल्लू जी लाल जो हैं उन्होंने रचना की राजनीति तथा माधव विलास। ये जो 2 रचनाएं हैं लल्लू लाल जी की, ये जो है ब्रज भाषा में है, आधुनिक काल में लिखी गई हैं किंतु ब्रज भाषा में है, और गद्य का स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ब्रज भाषा के अंतर्गत इन चीज़ों, इन रचनाओं को हम देखते हैं, ये गद्य के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, यानी गद्य लेखन बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लगभग 500 साल पहले। इसके बाद आते हैं हम राजस्थानी गद्य में। तो राजस्थानी जो गद्य है, राजस्थानी गद्य में दान पत्र लिखे गए। जब किसी को दान देना होता था तो एक जो लिखित रूप में जिस तरह से सर्टिफिकेट है उस तरह से दान पत्र होते थे। पट्टे, किसी को ज़मीन देनी होती है तो एक पट्टा लिखा जाता है। इसके अलावा परवान जो है, कुछ तरह के आदेश वगैरह होते थे तो वो गद्य में लिखे जाते थे। इसके अलावा जो जैन मुनि हुए, जैन मुनियों ने भी गद्य में रचना की, राजस्थानी गद्य में। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी वार्ताएं, जिस तरह इसमें देखा हमने, वार्ताएं लिखी, तथा राजनीतिक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ जो हैं लिखे गए राजस्थानी गद्य में। राजस्थानी गद्य जो है मूलतः ब्रज भाषा गद्य से ज़्यादा परिष्कृत और ज़्यादा उन्नत है। शुरू में तो राजस्थानी गद्य पर जो है हमें संस्कृत का जो समाज शैली है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, किंतु धीरे धीरे ये खड़ी बोली के निकट होती गई। यानी खड़ी बोली में क्या है, हम कारक विभक्तियों को अलग करके लिखते हैं, और संस्कृत में कारक विभक्तियाँ अलग से नहीं लिखी जाती हैं, उसी के साथ जोड़ दी जाती है। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, ठीक है, तो हिंदी में राम की, राम और की को अलग किया जाता है। तो राजस्थानी गद्य जो है शुरुआत में वो होता है, उसका स्वरूप संस्कृत के समाज शैली के अनुसार, किंतु बाद में वो खड़ी बोली के निकट हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं खड़ी बोली का गद्य। तो खड़ी बोली का गद्य जो है इसकी शुरुआत होती है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशियों के लेखन से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी आपकी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जॉर्ज गिलक्रिस्ट जो हैं, गिलक्रिस्ट ने इसकी स्थापना की थी, और इसमें कई सारे विभाग खोले गए थे भाषाओं के।
मराठी, बंगला वगैरह बहुत तरह की भाषाएं थी और सबके लिए भाषा मुंशी नियुक्त किए गए थे। तो उसमें 2 भाषा मुंशी जो थे वो हिंदी के लिए, हिंदुस्तानी भाषा के लिए, उर्दू के लिए एक अलग भाषा मुंशी। अंग्रेज़ों की ये साजिश थी, उन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाएं घोषित किया, उसको अलग भाषा के रूप में स्थान दिया जाने लगा। हालांकि दोनों भाषाएं जो है एक ही हैं। अगर हिंदी में आप अरबी फ़ारसी के शब्दों को ठूस ठूस कर भर दें तो हो गई उर्दू, और अगर उर्दू जो भाषा है उसमें से जो है अरबी फ़ारसी के शब्दों को निकाल दें और संस्कृत के तत्सम शब्द वगैरह का प्रयोग करें तो हो जाएगी वो हिंदी। तो इस रूप में जो था अलग अलग भाषा मुंशी नियुक्त हुए। उर्दू के लिए अलग हुआ तो हिंदुस्तानी के लिए भी अलग हुआ। तो इसके लिए जो है 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति हुई। एक है आपके लल्लू जी लाल और दूसरे हैं सदर मिश्र। ये सदर मिश्र और लल्लू जी लाल ये 2 भाषा मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो इन्होंने जिस तरह के गद्य की रचना की, खड़ी बोली की रचना की, उसको टकसाली हिंदी कहा जाता है। टकसाली हिंदी, ये टकसाली हिंदी क्या है? यानी आज के अगर वर्तमान उदाहरण को अगर हम देखें तो बहुत हद तक मिलता जुलता है। वो है जो कार्यालयी जो हिंदी है, कार्यालयी हिंदी में भी वो भी अनुवाद की हिंदी, कार्यालयी अनुवाद। तो उसकी भाषा जिस तरह से होती है एकदम निर्जीव सी, निष्प्राण सी भाषा होती है, बहुत ही तकनीकी शब्दावलियों से भरी हुई होती है। तो उस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे ये भाषा मुंशी। तो इन्होंने जो है ग्रंथों की रचना की। लल्लू जी लाल का प्रेम सागर बहुत ही प्रमुख है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा सदर मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ की रचना की। तो इन दोनों भाषा मुंशियों ने जिस तरह की भाषा लिखी उसको टकसाली भाषा कहा जाता है, टकसाली हिंदी। और इनकी हिंदी जो थी बहुत ही नीरस और बहुत ही सूखी हुई थी। इसके बाद इनके माने फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भाषा मुंशियों के अलावा भी जो है कई रचनाएं आई हैं देखने में। तो उसमें एक हैं सदासुख राय जिनका सुरसुरा निर्णय, सुरासुर निर्णय ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। तो ये जो है इनके समकालीन रहे हैं, भाषा मुंशियों के समकालीन ये जो लेखक रहे हैं इनकी भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की जो है इसको कुछ लोग जो है हिंदी की पहली कहानी के रूप में देखते हैं। तो ये भाषा मुंशी और भाषा मुंशियों के समकालीन जो लेखक रहे हैं इन्होंने जिस तरह की हिंदी का प्रयोग किया उससे थोड़ी भिन्न तरह की हिंदी बाद में चल कर आई भारतेंदु और उनके मंडल के द्वारा। तो भारतेंदु और उनके जो मंडल हिंदी का प्रयोग करते हैं उस हिंदी में बहुत ही स्पष्टता है, स्वच्छता है और बहुत ही वो सजीव है, प्राणवान है, स्वच्छंद है, दिखाई पड़ती है। ये उसकी विशेषता है, आचार्य शुक्ल ने बताई थी। तो भारतेंदु और उनके मंडल की हिंदी जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो भारतेंदु युग से शुरू होता है हिंदी का एक दूसरा ही रूप। भारतेंदु ने जो है कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, नए चाल में ढली। तो ये भारतेंदु ने कहा था। कब कहा था? उनका जो है लगभग 1880 में एक जो है छोटी सी पुस्तिका कह लें उसको, उसमें जो है वो उसका नाम था काल चक्र, उसका नाम था काल चक्र, जिसमें उन्होंने विश्व की प्रसिद्ध जो घटनाएं हैं उनका काल निर्धारण उन्होंने किया था। तो उसमें उन्होंने 1873 में यानी हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन वर्ष को उस वर्ष में कहा था हिंदी नए चाल में ढली। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष जो है उस वर्ष से भारतेंदु हिंदी को एक नए चाल में ढलना स्वीकार करते हैं। लेकिन कवि वचन सुधा का प्रकाशन उससे पहले हो चुका था 1868 में, उस समय नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कवि वचन सुधा का जो है फलक, उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है राजनीति, धर्म से लेकर के जो है तरह तरह की नीतियां जो है समाज वगैरह जो है बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, तरह तरह की चीज़ों पर फोकस करके ये मैगजीन निकलती थी। और भारतेंदु ने इसको जो है अपने जो है प्रतिनिधि रूप में माना, इस पत्रिका को, हरिश्चंद्र मैगजीन को। हालांकि 1 साल बाद जो है इसका नाम बदल गया, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो चंद्रिका बन गई, हरिश्चंद्र चंद्रिका।
तो एक वर्ष बाद यानी 1874, ठीक है। लेकिन 1873 को हरिश्चंद्र जी ने कहा, उसमें नई चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, ठीक है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, न केवल भारतेंदु के अनुसार बल्कि समस्त जो है आचार्य वगैरह मानते हैं कि ये जो है महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तरह की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया जिसमें देश की सभी समस्याओं को, सभी जो है पहलुओं को समाहित किया जाता था, उस पर जो है लेख विचार आदि प्रस्तुत किए जाते थे। तो इससे पहले कविवचन सुधा प्रकाशित हो चुकी थी। और इसके अलावा बच्चों के लिए उन्होंने जो है एक पत्रिका निकाली थी जिसका शीर्षक था बाल बोधनी। बाल बोधनी पत्रिका बच्चों के लिए निकाली थी हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। और ये भारतेंदु का जो नाम है, ये भारतेंदु जो नाम है, जिस नाम से वो प्रसिद्ध हैं, ये वास्तव में उनका असली नाम नहीं है, ये नाम उनको दिया गया था, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनको सितारे हिंद नाम दिया, तो ये भारतेंदु नाम हरिश्चंद्र को सामान्य लोगों ने दिया, और वो जो सितारे हिंद है उसकी उपाधि उनको सरकार ने दी थी उनकी सेवाओं से खुश होकर। लेकिन ये भारतेंदु नाम ये आम जन का दिया हुआ है हरिश्चंद्र को, उनके योगदान को देखकर आम जनता ने उनको ये नाम दिया है हरिश्चंद्र का, भारतेंदु, ठीक है। तो ये भारतेंदु हुए। अब भारतेंदु मंडल के कुछ लेखक हैं, यहाँ कुछ लेखकों के नाम हमने मेंशन किए हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन है, इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास आदि। इन लोगों ने भी, ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, इन लोगों ने भी विभिन्न तरह की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और अब स्वयं जो है रचनाएं की, और इसके अलावा उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का रूप जो है प्रस्तुत किया। लेकिन इन सभी की प्रेरणा जो थे वो थे भारतेंदु। भारतेंदु ने जिस तरह के गद्य लेखन को प्रोत्साहित किया, जितने सजीव ढंग से जो है गद्य लेखन, जितना परिष्कृत रूप से उन्होंने गद्य लेखन किया, उसी का अनुसरण जो है ये सभी लेखक कर रहे थे। इसलिए भारतेंदु का जो नेतृत्व है उसको सभी ने सहज रूप में स्वीकार किया, इतनी प्रतिभा थी उनके भीतर। तो भारतेंदु के अंदर रहकर, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लेखकों का एक दल खड़ा हुआ जिसको भारतेंदु मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों ने भी जो है हिंदी के विकास में, गद्य जो है खड़ी बोली गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। और वास्तव में देखा जाए तो भारतेंदु काल जो है वो पत्र पत्रिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी ने पत्र पत्रिकाएं निकाली, सभी जितने भी लेखक थे प्रायः सभी जो है कोई ना कोई अखबार या फिर पत्रिका वो प्रकाशित करते थे, उसके संपादक थे। तो इस तरह से हम देखते हैं गद्य जो है, खड़ी बोली का गद्य इस रूप में आगे बढ़ा भारतेंदु युग में। उसके बाद तो और आगे बहुत सारी है रचनाएं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है आरंभ, नागरी प्रचारणी सभा होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं के माध्यम से जो है हिंदी को प्रचार प्रसार उनका किया गया, उनको समृद्ध किया गया। तो हिंदी को जो है एकदम ठोस रूप में, मानक रूप देने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु उनके पहले हिंदी को एक बहुत ही गढ़ा, जिन्होंने अच्छे से गढ़ा, उसको परिष्कृत रूप दिया, उसमें भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों का बहुत योगदान रहा है। और भारतेंदु के पूर्व में जो है हिंदी गद्य का जो स्वरूप आया, उनमें भाषा मुंशियों और जो है उस भाषा मुंशियों के समकालीन कुछ लेखक जो थे, उन लोगों ने भी तो अपना मूल्यवान योगदान दिया। लेकिन भारतेंदु और भारतेंदु मंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है इस युग में। तो आज हमने देखा ये गद्य के विकास में किस तरह से उसका विकास हुआ है, और अगले वीडियो में हम भारतेंदु और उनके मंडल के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।